तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि आज का और कल का ये स्टोरी 2 एपिसोड में इनको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। कैसे अंडरवर्ल्ड में दोस्ती का कंसेप्ट क्या होता है, अंडरवर्ल्ड के लोग और वो लोग जो बहुत बड़े लेवल के अंडरवर्ल्ड के सरगना, उनकी दोस्तियां किस किस्म के लोगों से होती हैं और दोस्त उनके लिए क्या क्या करते हैं, और इन दोस्तों के थ्रू जो करोड़ों का लेना देना होता है उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। आपको हैरानी होगी कि डी कंपनी में एक एक पैसा जो खर्चा जाता है, भले किसी के भी खर्च हो, उसका हिसाब रखा जाता है। बहुत गंभीर बात है ये कि जहाँ पे पैसा भले कहीं से भी आया हो, लेकिन खर्चा करते समय बिल्कुल उसी तरह अकाउंट बुक्स रखी जाती हैं जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउस में रखी जाती, और उनमें मैनिपुलेशन करनी बहुत मुश्किल होती है। अगर किसी ने की तो वो पकड़ा जाता, और वो पकड़े जाने के बाद उस शख्स का अंजाम क्या होता है, भले ही वो आपके सरगना का बचपन का दोस्त हो, और उसके बीच ये दोस्त जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी किसी उसने कोई क्रिमिनल काम नहीं किया, अच्छे खासे खाते पीते परिवार का आदमी, लेकिन दोस्ती हो जाती है दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर के साथ, क्योंकि वो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। वहाँ से दोस्ती शुरू होती है। लेकिन उस दोस्ती का एक दिन क्या सिला उसको मिलता है, ये कहानी है अंडरवर्ल्ड की अजीबो गरीब कहानी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बहुत पहलू हैं। पहले आपको शख्स का दोस्ती का चैप्टर आज सुनाएंगे और कल उसकी मौत का चैप्टर, जो बहुत ही अंडरवर्ल्ड के लिए एक नई जानकारी अंडरवर्ल्ड को लेकर आपके साथ साझी कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने कल के एपिसोड में एक शख्स का जिक्र किया था जो आर्थर रोड जेल के बाद अपने स्कूटर पे बैठकर इकबाल कास्कर को खर्चा पूरा उसका अकाउंट हैंडल करता था, जिसका नाम था अल्ताफ पटनी। और देखिए, ये पत्नी जो है ये गुजरात के रहने वाले हैं और अपने घर में बातचीत में गुजराती बोलते हैं, उर्दू वगैरह इनको कम आती है, लेकिन बिजनेस में पैसे टके का हिसाब रखने में ये मनीम से या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं होते। और ये अल्ताफ का भाई जो हैं 3-4 भाई, इनका पिता वो बहुत बड़े कारोबारी थे लोखंड बाज़ार में, जो साउथ मुंबई में बहुत बड़ा लोखंड का व्यापारी जो है, लोहे के ये वो सब धातु जितनी होती हैं, लोखंड बाज़ार में इनकी दुकानें थी भाइयों की। अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बंगार वगार का काम भी बड़े लेवल पे कर लेते थे, लेकिन आयरन मर्चेंट जिनको कहते हैं वो बहुत बड़े थे अपने समय के। वेल सेट फैमिली, किसी किस्म की कमी नहीं। लेकिन इनका रहने का जो घर था वो बोरी मोहल्ला में था, और बोरी मोहल्ला वो जहाँ पे दाऊद की फैमिली रहती थी, तो पड़ोसी थे। बचपन में स्कूल में दोस्ती हो जाती है इकबाल कास्कर के साथ। तभी किसी को नहीं पता था कि एक दिन जाके इकबाल कास्कर की जान पहचान इस तरह करवाई जाएगी कि वो मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई। और देखिए, जैसे बाकी भाइयों ने बहुत सारे कांड किए,
लेकिन इकबाल कुछ अपने भाइयों से डिफरेंट था। वो मारा मारी मारी किलर हफ्ता वसूली ये वो से काफ़ी दूर था बचपन में जब छोटा था। और बाद में जब बड़ा हो गया, भाई बड़े हो गए तो रंग तो चढ़ता ही है, लेकिन उसने अल्ताफ से अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। अब ये उस आदमी का असली नाम है या उसने रखा हुआ, वो दूसरी बात है। कई बार नाम बदलने पड़ते हैं ताकि उसकी पूरी फैमिली का, परिवार का कोई जिक्र इस किस्म से नहीं हो कि लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाएं। लेकिन ये पटनी परिवार को ये बात गवारा नहीं थी कि उनका एक घर का सदस्य इस किस्म के लोगों के साथ मिले बरते। लेकिन जब इतना लेट हो गए तब अपने एक भाई को उस दलदल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हर समय वो इकट्ठे रहते थे और उसको बाकी भाइयों ने अपने पुश्तैदी घर में आने से मना भी कर दिया कि तुम कहीं और घर ले लो, कहीं और रहो, खर्चा वर्चा हम दे दिया करेंगे, डोंट वरी, ये फैमिली बिजनेस है, इसमें जो आपका हिस्सा बनता है हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं चाहिए पुलिस से या दूसरी एजेंसी से जो हमेशा अंडरवर्ल्ड के ऊपर निगाह रखते थे। वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन अल्ताफ ने अपनी दोस्ती निभाई, घर छोड़ दिया, वहीं बोरी मोहल्ला के नज़दीक एक दूसरी जगह पे किराए पे घर ले लिया। वहाँ उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन बाद में अपना घर भी लेता है। जो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना उसका वो नया घर, वो कल किस्सा आपको सुनाएंगे। अब होता ऐसे है कि जब 93 के ब्लास्ट के बाद काफ़ी सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं दुबई, उसके बाद पाकिस्तान, गैंग के सारे लोग, बड़े लोग, भाई भाई, टाइगर फैमिली के, दाऊद के काफ़ी सारे चाहने वाले लोग सब देश छोड़ के अपना बेस जो है वो विदेशों में बना लेते। पहले दुबई तो बाद में पाकिस्तान, कराची। तो इकबाल भी काफ़ी समय के बाद दुबई निकल जाता। दुबई में बैठ के अपने भाई का कारोबार करता है। कोई यहाँ पे उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में कुछ केसेस ऐसे बन गए जिसमें उसका नाम आने लगा, जिनमें सबसे बड़ा केस हुआ था सारा सहारा का केस, जो क्राफर्ड मार्केट के सामने बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एक म्यूनसिपल स्कूल बनना था, उसके ऊपर दाऊद के लोगों ने कब्जा कर लिया। मिल मिला के बहुत से लोग शामिल थे, सारा बिल्डर, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, गुजराती भी थे, सब थे। वो पूरा एरिया पे इन्होंने म्यूनसिपल अथॉरिटी से मिलके एक नई बहुत बड़ी मार्केट बना दी जो आज भी है, जिसको सारा सहारा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। खैर वो बहुत डिटेल उस पर हो चुकी है, आपको पता है। तारक परवीन इनका फ्रंटमैन था, कुछ लोग और भी थे। तो उसमें एक महिला थी जिसका प्लॉट था, जिसको डरा धमका के साइन करवाए गए, उसका का भी केस बना। अल्टीमेटली बहुत बड़ा केस एक मकोका के अंडर रजिस्टर हो जाता है, जिसमें तारक परवीन अरेस्ट होता है, कुछ 7-8 आदमी और भी, शायद ज़्यादा हुए थे अरेस्ट। तो पाईदुनी पुलिस स्टेशन वो केस रजिस्टर करती है। वहाँ पे उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट बनती है। उसमें जो लोकल लोग थे वो पकड़े जाते हैं, लेकिन इकबाल कास्कर क्योंकि दुबई बैठा था तो इसको वांटेड शो किया जाता। तो 2003 में आपको याद होगा 10-12 लोग दुबई से ऑफिशियली, जिनको कहा जाता है, डिपोर्ट किए गए, लेकिन उनको वापस भारत आना पड़ा क्योंकि प्रेशर बहुत था दुबई सरकार के ऊपर, जिनमें
आज़ाद पठान और काफ़ी सारे लोग थे, उनमें से एक इकबाल कास्कर भी। उसके पहले आपको बता दें, जब इकबाल कास्कर दुबई में रहता था तो इसका यही अल्ताफ़ दोस्त ये भी दुबई चला जाता है कुछ सालों के लिए। अब दोस्त वहाँ बैठा है, उसने बुला लिया इसको भी और अपने साथ रख लिया दुबई में। और जब ये पूरा सेटलमेंट हो गया कि अभी वापस भारत जाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि ये आदमी, क्योंकि इसके खिलाफ कोई केस नहीं था, सारा सहारा का केस था, कोई और बड़ा ऐसा मामला नहीं था, इसके लिए फैसला किया जाता है दाऊद फैमिली की तरफ से कि इसको वापस मुंबई भेज दिया जाए, जहाँ इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस इंटरेस्ट, अंडरवर्ल्ड के इंटरेस्ट, गैंग के इंटरेस्ट काफ़ी देखने वाले थे। जो काम तब तक इनकी बहन हसीना पारकर संभाले हुए थी, तो उसकी हेल्प के लिए इकबाल कास्कर को तैयार किया जाता है। लेकिन उसके पहले अल्ताफ़ पटनी पहले कुछ महीने पहले मुंबई आ जाता, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई केस नहीं था, किसी केस में वांटेड नहीं था, तो वो आके पूरी सेटलमेंट करता। सहारा का केस क्या है, वकीलों से सलाह होती है, पुलिस वालों से तालमेल किया जाता है, कैसे इकबाल भाई को बचाना है, कैसे स्ट्रैटेजी जो थी वो सारी बना लेता। ये पूरा काम उसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया, हालांकि खुद किसी केस में इन्वॉल्व वो मरने तक नहीं रहा। खैर, तो अल्टीमेटली 2003 में जब ये 9-10 लोग वापस आ जाते हैं, उनमें से एक इकबाल कास्कर होता है, तो आते ही इसको सारा सहारा केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और मकोका लगा के महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के नीचे आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्त की जिम्मेदारी शुरू होती है। अब दाऊद जैसे बड़े सरगना का भाई, जिसको मैं बकौल में भाई का भाई कहता हूँ, वो जेल में बंद हो तो उसकी सेवा तो करनी है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना है, उसको अच्छे कपड़े अंदर मिले, अच्छा खाने को मिले, उसका नशा पत्ता जो भी उसको चाहिए, बिरयानी चाहिए, स्वीट डिश चाहिए, सब मिलनी चाहिए। और जेल के अंदर हर किस्म की सहूलत, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और उसके लिए पैसा खर्च होता, और थोड़ा नहीं बहुत खर्च होता। शायद मैंने एक एपिसोड में आपको बताया भी था कि उन 2003 से लेके 2007 के एंड तक जो इकबाल कास्कर आर्थर रोड में रहा, तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपया हर साल का खर्चा होता है। सुनने में ये अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपने जेल का सिस्टम देखा है, परखा है या सुना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े लोगों के तो दिवाले निकल जाते हैं जेल काट के, जिनको ये सब सहूलतें लेनी होती है। संजय दत्त का केस आपको मालूम है, लोग आज तक कहते हैं कि सुनील दत्त का फाइनेंशियल लॉस इतना हुआ जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सका, सिर्फ संजय दत्त को जेल में खुश रखने के लिए। जब एक सिगरेट आपको 200 रुपये की मिलती हो और आप 100 सिगरेट रोज़ की पीते हो, अंदाज़ा लगा लो रोज़ का खर्चा कितना। उसके बाद आसपास के लोगों को खाना खिलाना, बिरयानी जिसको लंगर कहते हैं, हम लंगर लगा देना, महाभोज चल रहा है जेल में, ब्लैक लेवल रेड लेवल की विस्की जा रही है, और साथ में और आपका खाने पीने का सामान, हर चीज़ बाहर की बनी हुई, ऐशो आराम। तकिया भी आपको चाहिए तो उसके भी पैसे देने पड़ते, नया टॉवल आपको चाहिए अपने नहाने के लिए, साबुन, तेल, ब्रश, टूथब्रश, पेस्ट, हर चीज़ का पैसा देना पड़ता। फिर आपको जिस प्लेट में खाना है वो प्लेट भी अपनी चाहिए, चम्मच अपना चाहिए, कटोरी कौली अपना चाहिए, हर चीज़ का पैसा देना पड़ता। फिर आपके लिए सेपरेट बाथरूम नहाने के लिए चाहिए, लोगों से अलग, वो बंदोबस्त भी सब हो जाता। तो खैर ये सब खर्चे वर्चे, लेकिन सबको पता है कि सुनील दत्त का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था जब तक संजय दत्त जेल में रहा।
और उसी तरह जब शाहरुख खान का बेटा कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए अर्थ रोड में था तो करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया था। जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा नाम, उतना बड़ा खर्चा, उतना बड़ा दाम, ये जेल में एक कहावत है। तो ये दाम और खर्चा तो आपको देना ही पड़ता। आजकल वो कानून थोड़ा बदला है, उसकी बात भी करेंगे। तो जैसे ही इकबाल कास्कर जेल में आता है तो अल्ताफ की ड्यूटी लग जाती है कि तुम पूरा दिन दिन में सुबह 7 बजे के शाम के 7 बजे तक, जब तक कैदियों को बाहर घूमने फिरने की आज़ादी होती है, बैरक में बंद नहीं करते हैं, तब तक तो वहीं पे रहोगे। तो ये बेचारा अपनी एक्टिवा स्कूटर लेके उसकी डिक्की में लाखों रुपए रख के ऊपर बैठा रहता था सुबह से शाम तक। अब जो कहानी शुरू होती है उसे आप ध्यान से सुनिए। यहाँ से अंडरवर्ल्ड का खर्चा करने के तरीका आपको मालूम पड़ेगा, खास तौर पे डी कंपनी का। हालांकि छोटा राजन कंपनी का भी वही तरीका है कि छोटा राजन ने सब खर्चे का हिसाब किताब रखना दुबई में दाऊद के साथ रह के सीख लिया था। जो काम दुबई में आफ्ता भट्टी किया करता था पूरा हिसाब किताब रखने का, वो कराची में आके छोटा शकील करने लग गया था। है, वो बात भी करेंगे। तो ये एक शख्स आर्थर रोड के सामने फुटपाथ, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसको टीबी हॉस्पिटल भी कह देते हैं, कुछ बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, उसके गेट के थोड़ा पहले बैठा रहता था झाड़ के नीचे फुटपाथ। ऊपर इसका स्कूटर एक्टिवा वो खड़ा रहता और स्कूटर पे बैठा रहता था, क्योंकि सीट के नीचे जो डिक्की होती है उसकी, उसमें पैसा होता था। खैर, रोज़ के लाखों रुपये आते थे। वहाँ पे एक पान बीड़ी की दुकान भी थी जिसमें एक टेलीफोन वगैरह का भी सिस्टम था, तो वो भी फैसिलिटी थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अगर आप फ़ोन करते हो आता जाता है तो वो ट्रेस हो जाते थे, तो वो जो पीसीओ था उसको इस्तेमाल करता था। ये अपने इनके तरीके हैं काम। ये भी एक नई बात वहाँ पे देखने को मिली। अगर कहीं पुलिस को शक हो, आप मोबाइल से आपने फ़ोन किया, किसको किया, तो वो पता चलता था। तो पीसीओ में तो सैकड़ों लोग रोज़ के फ़ोन करते और पीसीओ को जेल में अपने रिश्तेदारों को मिलने आए लोगों को मिलने वाले सब लोग ज़्यादा उसी पीसीओ का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये सिलसिला चला, शुरू हुआ। एक चिट्ठी अंदर से आती थी जेल के अंदर से, छोटी सी पर्ची, जिसके ऊपर इकबाल अपने हाथ से लिख के भेजता था 10,000 रुपया, बस। आगे वो जिसको देना उसका इनिशियल लिखा होता था। हवलदार है तो एच लिख दो, कोई जो इन्होंने कोड वर्ड बनाए हुए थे। जेल का जेलर है तो जेल एल लिख दिया। इस तरीके से कुछ फिक्स प्री फिक्स कोड वर्ड। तो वही आदमी को वो पर्ची लेके जाना पड़ता था अल्ताफ के पास, पटनी के पास। वो पर्ची देख के इकबाल का हैंड राइटिंग पहचान के उसको उतने पैसे देता था तो पर्ची अपनी जेब में रख लेता था। सो दोस्तों, सुबह से शाम तक लाखों रुपए बांटे जाते थे, जिसमें वकील भी होते थे। वकील वहाँ आते थे इकबाल से बातचीत करने, मुलाकात करने, तो साथ में पर्ची ले आते थे। 50,000 की पर्ची, 1 लाख की पर्ची। तो इसी तरह से कुछ और भी जो बाहर के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हुए या दूसरे हुए, लोकल पुलिस स्टेशन के हुए, और कुछ और किस्म के लोग जो इस गैंग के साथ जुड़े हुए थे, उसी जेल में थे, उनके रिश्तेदार भी आते थे। तो कैदी अंदर जो डी कंपनी के थे वो, इकबाल भाई मेरी बहन आई हुई है, उसको खर्चा चाहिए, अभी कंपनी का पैसा आया नहीं तो आप कुछ कीजिए। तो इकबाल भाई फिर चिट्ठी लिख देता था, इतना पैसा इसको। तो ये बाहर बैठा बेचारा आदमी सुबह से शाम तक पेमेंट करता रहता। फिर वो आपका जो
खाने वाला आता है, दारू वाला, चर्च वाला, भाग वाला, सिगरेट वाला, जो जो नशा पत्ता अंदर जाता है जेल में, हर आदमी का पैसा वो चिट्ठी से पहुंच जाता। अब देखिए, जिस जेल में 350-400 का स्टाफ हो, जेल का स्टाफ, कुछ पुलिस वाले जो सिक्योरिटी पे रहते हैं, दूसरे डिम के, वो सब अपना दुखड़ा सच्चा या झूठा इकबाल भाई के सामने रोते रहते थे। मेरी पत्नी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे पियो को ये हो गया, वो हो गया, बच्चे की फीस भरनी है। ये एक मोडस ऑपरेंडी होती है, पैसा निकाल ले। तो इकबाल लिख देता था चिट्ठी पे, इतने पैसे दे, तो लाखों रुपये रोज के बनते। और जब इसको लगता था अल्ताफ को कि मैं 2 लाख रुपए मेरे पास था, अभी 35-40 हज़ार बचा है, जब 50 हज़ार बचा है, तो ये जोगेश्वरी में एक इनका फाइनेंसर था बड़ा, एक डी कंपनी का, उसको फ़ोन करता था, जो हवाला का पैसा देखता था पूरा डी कंपनी, उसके बाद पैसा आता। तो वहाँ से पैसा वो आदमी एक टैक्सी में, या स्कूटर से, मोटरसाइकिल से जोगेश्वरी से भगाया जाता था और अल्ताफ भाई को आके पैसा दे दिया जाता। उसकी पर्ची सीट लेके इकबाल भाई दे देता था, इतने पैसे मेरे को मिले, अल्ताफ लिख देता। तो ये लंबा चौड़ा खर्चा जो रोज़ का, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 1 लाख, कभी 50,000, डिपेंड ऑन एनी गिवन डे। तो करते करते कहते हैं कि 2.5-3 करोड़ रुपया हर साल खर्चा हो जाता था। तो जो 2003 से 2007 तक वो केस चला, 4.5 साल के करीब, तो आप अंदाज़ा ला लिए, 12-13 लाख रुपया खर्चा, 10 करोड़ के ऊपर मिनिमम। लोग तो ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि जब झगड़ा हुआ, जिसकी बात कल करेंगे, वो झगड़ा इसलिए हुआ कि अल्ताफ के ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगा कि इसमें 2 करोड़ रुपए का फ़र्क आ रहा। तो 16 करोड़ में से कुछ 14 करोड़ का हिसाब मिल रहा था, 2 करोड़ का नहीं मिल रहा था। अब वो बात कल सुनाएंगे किस्सा क्या। तो ये एक सिस्टम अंडरवर्ल्ड का कैसे चलता है। अब भाई को खुश रखना है जो जेल में है, उसको हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और उसके इर्द गिर्द जो लोग उसकी सुरक्षा के लिए अंदर तैनात किए जाते हैं, वो सब कैदी होते, फिर उनकी देख रेख भी करनी पड़ती, जिनको पहले भी पैसा मिलता था, लेकिन अब उनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इकबाल भाई की रक्षा करना जेल में, ताकि दूसरा कोई गैंग वाला हमला नहीं कर दे। आपको मालूम है कैसे जेलों में हमले होते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने आपको एक हमले का किस्सा भी सुनाया, उसके पहले भी कितनी बार सुना चुके हैं। तो वो सब खर्चे, जितना समय इकबाल का जेल में बीतता गया, उतना समय वो खर्चे बढ़ते गए। और फिर जब दिन त्यौहार आते हैं, दिवाली आया, गणपति आया, या इस किस्म के और त्यौहार, नया साल, ये वो, तो खर्चे और बढ़ जाते हैं। फिर सबको गिफ्ट के लिए भी चिट्ठियाँ आने लगी अल्ताफ भाई को। तो खैर करोड़ों रुपये खर्चा हो गए इकबाल भाई की सुरक्षा और उसके ऐशो आराम के लिए, और साथ में गैंग का नाम जिंदा रखना कि इस गैंग के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, इनका पीछे इनका करने वाले, पैसा भेजने वाले लोग अभी तक जिंदा हैं, जो अब सिस्टम काफ़ी हद तक खत्म हो गया। अब जो पर्ची वाला धंधा था वो तकरीबन जेल से ख़त्म हो चुका है। इसी तरह मैं एक शख्स को जानता हूँ जो घाटकोपर में रहता था, जो छोटा राजन के लिए ये काम किया करता था अक्सर रोड पे। उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई थाना में। इनकी ट्रांसफ़र भी होती है, थाना से उसको पूना भी भेजा गया, नासिक कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में उस आदमी ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर भी दूसरे लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी कि ये कंपनी के फंड में कुछ गड़बड़ कर रहा है।
हालांकि राजन को मालूम था कि उसका ये दोस्त खास दोस्त था उसका। इस किस्म के लोग वो अपने दोस्तों को ही रखते हैं जो उनके बचपन के दोस्त होते हैं और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इन लोगों को कभी नहीं बोला जाता कि आप ये एक हथियार ले जाओ, फलां आदमी को दे आओ, फलां आदमी से हमने पैसे मांगे हैं, फरौती मांगी है, वो जाके ले आओ, इसका कत्ल कर दो, इसके घर के बाद गोलियां चलाओ। ऐसे लोगों से इस किस्म का काम नहीं लिया जाता ताकि वो कभी किसी कानूनी गुंझल में फंस नहीं जाए। तो ये एक शरीफ किस्म के लोग जिनको अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का नॉलेज होता है, कोड वर्ड समझ के रखने का। अब जो कोड इकबाल ने लिख के दिया वो कोड मालूम होता था अल्ताफ को कि ये पैसा किसको दिया, और वही कोड का हिसाब जब कराची जाता था तो उनको पता होता था कि ये पैसा किसको गया, और वो समझाते थे कोड देख के कि किस काम के लिए गया। तो ये एक रसीद सिस्टम जो होता है, वो पर्ची एक वाउचर होती थी कि इसको इतना पेमेंट कर, और वाउचर सब संभाल के रखे जा। आजकल जेल में ये सिस्टम बदल गया। आजकल पूरे का पूरा काम जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बैठा एक शख्स करता है जो जेल का मुलाजिम होता। उसके पास डिफरेंट गैंग्स की छोटी छोटी नोटबुक्स रहती, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हिसाब नहीं रखते, और वो जो एक छोटी सी बुकलेट लाते हैं 2-4 सफ़े की, उसके ऊपर रोज़ का हिसाब लिख लेते हैं और वापस में कहीं पर रख देते हैं, अपने घर नहीं रखते। किसी और के ज़रिए जेल से बाहर निकलने के पहले किसी और आदमी के थ्रू वो छोटी सी वो नोटबुक बाहर पहुंचा दी जाती है और वहाँ से कहीं और पहुंच जाती है, और महीने के बाद सब हिसाब किताब टैली हो जाता है। अब महीने का पैसा बांध लिया इन्होंने गैंग्स के साथ कि कोई बड़ा आदमी जेल में गया किसी गैंग का, उसका खर्चा महीने का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, ले दे के गैंग का महीने का 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बिल हुआ, जो भी हुआ, तो वो हर महीने रिसीव कर लेते। जब नहीं मिलता तो फिर समझते। अब सबसे बड़ा खर्चा जो आजकल जेलों में है वो मोबाइल फ़ोन का हो गया। एक एक मोबाइल फ़ोन देने का, अब आपको बाहर से फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते। फ़ोन जो है वो जेल के मुलाजिम खुद सप्लाई करते, और उनका चार्जिंग का जिम्मेदारी उनकी। वो किस कैदी को, जो फ़ोन की कीमत बाज़ार में 5,000 है, वो कैदी को 15-20 हज़ार में खरीदना पड़ता है। जो 20,000 का फ़ोन है वो 60-70 हज़ार में खरीदना पड़ता है। और जब जेल में आए जेल अथॉरिटीज़ के वो फ़ोन वापस ले लेते, उसको तंग करेंगे थोड़े दिनों में और पैसा लेके फिर उसको वापस कर दिया जाता। उसके बाद चार्जिंग के पैसे, जो आपका एक महीने का चार्ज होता है फ़ोन कंपनी का रिचार्ज, उसके पैसे, फिर बैटरी चार्ज करने के पैसे अलग देने पड़ते हैं। और उसके अलावा टाइम फिक्स किया होता है कि आपको ये फ़ोन सिर्फ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक दिया जाएगा, रात को 7 से 9 बजे तक दिया जाएगा, या इस किस्म के आवर। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो और पैसा देना होगा। तो जेलों में कई बार एक एक मोबाइल फ़ोन का एक एक महीने का 2-2, 3-3 लाख रुपया भी खर्च हो जाता। अब आप हैरान होंगे कि जो लोग इतना पैसा देते हैं वो उनके पास पैसा आता कहाँ से? वो फ्रॉडी है। जो जेल में बैठा आदमी जब किसी को फ़ोन करता है, बड़े बिजनेसमैन को, बिल्डर को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापारी को, या किसी बियर बार वाले को, होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, तो वो आदमी डरता है। खासतौर से जो लोग गैंग के साथ जुड़े होते, तो उससे फ़ोन करना है, 5 पेटी, 10 पेटी, 20 पेटी। तो एक सर्कल बना हुआ है कि एक साल में लिस्ट बना लेते हैं 25-30 लोगों की,
कि एक रोटेशन से इनसे पैसा मांगते रहना। तो हर महीने 2 लोगों से 5-5 लाख आ गया, तो उनका नंबर आएगा अगले साल या 1.5 साल के बाद। ऐसी लिस्टें बनी हुई, तो पैसा बाहर से आ जाता है, कुछ पैसा कंपनियां दे देती हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है करप्शन का, जिसमें अल्टीमेटली जो विनर है वो जेल के मुलाजिम होते। इसी तरह जो बड़े ऑफिसर हैं, जो वकील, पहले तो जिनके केस लड़ते हैं, वकील के लिए हर पेशी का खर्चा, पेशी के पहले जो अपने क्लाइंट से जेल में मुलाकात करते हैं, वो मुलाकात करवाने का खर्चा, वकील का खर्चा अलग, जेल के स्टाफर्स का अलग, जो उनको बैठने की जगह देते हैं मुलाकात करने की, उनको प्राइवेसी देते हैं आपस में बात करने की। उसके बाद जो इनके लोगों को कोर्ट अपीयरेंस के लिए ले जाया जाता, गैंगस्टर्स को जो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको जेल से अंडर ट्रायल हैं, किसी ना किसी कोर्ट में, कभी अंधेरी कोर्ट, कभी एप्लेट कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी कहीं, तो उनको वहाँ पे कोर्ट लेके जाना आराम से, डिफरेंट वैन में लेके जाना, जहाँ पे दूसरे गैंग के लोग साथ में नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और कोर्ट के प्रेमाइसेस में उनको अपने रिश्तेदारों से मिलने की छूट देना, घर का खाना खाना, कपड़े चेंज करना, ये वो सब, उसका पैसा अलग से देना पड़ता। तो कई किस्म के खर्चे होते हैं जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट के अंदर पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी वाले, उनको भी देने पड़ते हैं, नहीं तो छोड़ डाल देते हैं कि हम अपनी प्रमाइशन में ऐसा नहीं होने देंगे, जो लोग उनको मिलने हैं उनको भगा देंगे कोर्ट की प्रमाइशन से, उनको भी पैसा देना पड़ता। तो बहुत सारे झंझट होते हैं। और वहाँ पे उनके कई बार तो जिन लोगों से पैसा जो नहीं देते, उनको डराने धमकाने के लिए भी कोर्ट की पेशी का इस्तेमाल किया जाता है। उनको अपने आदमी के थ्रू कोर्ट में बुलाया जाता है और पेशी को दौरान उनसे बात की जाती है, सौदा किया जाता है। तो ये सब चक्कर चलता है। इसलिए गैंगस्टर का वो कमाई भी करके देते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी कमाई लग भी जाती है। लेकिन आजकल पिछले 2-2.5 साल से बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के प्रिजनर्स का बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। कोई उनको छोटा राजन गैंग की, दाऊद गैंग के बहुत सारे लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया। अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। अब इसी को लेके कितना पैसा आया बाहर से और कितना बांटा गया, उसको लेके कैसे अल्ताफ की अपनी जान गंवानी पड़ी, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, कल सुनाएंगे। बहुत बढ़िया कहानी है। अंडरवर्ल्ड में इस किस्म की कहानियाँ बहुत कम सुनने को मिलती। कल हमने जब इसका जिक्र किया था, उसके बाद देर रात मुझे मुंबई से एक पुराने पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया। उन्होंने ये पूरी कहानी मुझे सुनाई। आज फिर सुबह उनसे मैंने बात की, कुछ और क्लैरिफिकेशन मांगी। उन्होंने और किस्से सुनाए। वो सब किस्से आपको कल सुनाएंगे। बहुत दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।